तो हमारा यह लास्ट वीडियो पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट का लास्ट वीडियो, बहुत दिन के बाद आप लोग को वीडियो मिलेगी। एंड इससे पहले जो वीडियो हुए थे उसको मैं 5 मिनट में इंट्रोड्यूस करा दूँ कि आप लोग को मैंने क्या पढ़ाया। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। और इसके साथ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको अब पॉलिटिकल साइंस सेकेंड चैप्टर में स्टार्ट कर दूँ या हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करूँ। देन हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करने के बाद ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करूँ या क्या करूँ। पहले तो आप ये बताओ कि ये आपका एक चैप्टर ख़त्म हो गया पॉलिटिकल साइंस का, तो अब हिस्ट्री चालू करूँ या सेकेंड चैप्टर पॉलिटिकल का ही स्टार्ट करूँ। तो आपने देखा, क्या देखा भाई? तो आपने देखा कोई पहला नंबर तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर का जो नाम है सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग है। तो इसमें शक्ति की बंटवारा, ठीक है, वो हमने देखा किस तरह से होता है। और हमने 2 कंट्री के बारे में पढ़ा, एक बेल्जियम जो कि यूरोप महादेश में है और दूसरा हमने देखा श्रीलंका, ठीक है। तो इन दोनों को देखा। श्रीलंका जो दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है और इसमें किस तरह कौन से देश ने किस तरह हैंडल किया सिचुएशन को। कह सकते हैं कि श्रीलंका की अपेक्षा बेल्जियम ने ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया। तो जो बेल्जियम का रूप था क्या था, श्रीलंका क्या रूप था, ये सब मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। और इसमें हमने देखा कि बेल्जियम की समझदारी क्या थी वो भी देखा। और उससे पहले हमने सत्ता में साझेदारी के आवश्यक कारण जो हैं 2 कारण दिए गए थे। युक्तिपरक कारण जिसको लॉजिकल रीजन बोलते हैं और एक नैतिक कारण जिसको नीति के अनुरूप बोला जाता था। किस तरह सभी ने अपने अपने तर्क वितर्क दिए, ठीक है। तो ये जो हमारा लास्ट वीडियो है इसमें हम देखेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप, और हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो नहीं आने के पीछे रीज़न था कि हमारा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चल रहा था और थोड़ा मैं हेल्थी भी नहीं था। तो अब आप लोग को जो वीडियो है कंटिन्यू मिलते रहेगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी का रूप। इसमें 2 चीज़ पढ़ना है हमें, क्षैतिज वितरण और एक ऊर्ध्वाधर वितरण पढ़ना है। तो पहले यहाँ पे हम आपको कुछ बता देते हैं। जैसे चलो, जब हम क्षैतिज वितरण का बात करते हैं तो इसमें होता है कि एक तल पे रह के सत्ता का बंटवारा करना, विभिन्न अंगों के बीच में जो है सत्ता का बंटवारा करना, ठीक है, यानी शक्ति का बंटवारा करना एक स्थल एक तल पे, ठीक है। ये मैं क्षैतिज की बात कर रहा हूँ। जब ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे, इधर ऊर्ध्वाधर करते हैं, तब हम नीचे से ऊपर की बात करते हैं। अब देखो इसको सही तरीके से समझने का क्या, अब मान लो कि एक घर में, पहले क्षैतिज वितरण की बात करें तो एक घर में मान लो 5 भाई हैं, ठीक है। यहाँ पे सब भाई भाई हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्षैतिज वितरण कहे। यहाँ पे मान लो ऊर्ध्वाधर वितरण है तो यहाँ पे भाई हैं, यानी यहाँ नहीं मान लो कि यहाँ पे मैं हूँ, बीच में हमारे पापा हैं, यहाँ पे मान लो दादाजी हैं, ठीक है। तो इस तरह यानी भाई भाई के बीच में बंटवारा, सब भाई तो हर एक फादर्स के लिए समान है, तो वहाँ पे शक्ति का बंटवारा। और एक जगह हम देख रहे हैं कि दादाजी, पिताजी और मेरे में बंटवारा, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे। तो यहाँ पे मान लो कि ये विधायिका है, ठीक है, यहाँ पे कार्यपालिका है, ठीक है, यहाँ पे न्यायपालिका है। तो मेनली जो लेजिस्लेटिव है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो जुडिशरी है, उसके बीच की जो बंटवारा होती है, शक्ति का बंटवारा, शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का जो बंटवारा होती है वो क्षैतिज तल पे होता है, ठीक है। और जब हम सेंटर की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जब स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं और जब पंचायती राज की बात करते हैं तो ये हुआ ऊर्ध्वाधर बंटवारा, ऊर्ध्वाधर वितरण। तो इसको हम मेनली यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको ऊर्ध्वाधर वितरण किस तरह और क्षैतिज वितरण किस तरह। जो डेफिनेशन पढ़ेंगे और कुछ समझेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, देन पूरा क्लियर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। और नेक्स्ट पेज में चलते हैं।
होप कि आप लोग का 9th का फाइनल जो रिजल्ट है वो आ गया होगा। अपना अपना रिजल्ट कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, जो भी हमसे बच्चे 9th में पढ़े थे। चलो, तो क्षैतिज वितरण मेनली हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच की बंटवारा की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो बाबू, सबसे पहले क्षैतिज वितरण इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सरकार का विभिन्न अंग है, जैसे सरकार का जो अंग है वो तो 3 अंग है, आपको पता होगा कि विधायिका, कार्यपालिका और एक न्यायपालिका होती है। चौथा पिलर जिसको बोलते हैं सरकार का अंग वो मीडिया होता है, लेकिन मेनली 3 पिलर है। ठीक है, तो इन सब के बीच में शक्ति का जो प्रयोग होता है उसका बंटवारा करना ही क्षैतिज वितरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक स्तर पे रहकर अपने अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, सबका अपना अपना फील्ड है, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लेकिन ये सभी जो है ना एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। कैसे है वो मैं तर्क वितर्क करूंगा, उसमें आप अच्छे से समझोगे। उम्मीद है कि आपको 0.000% भी उसमें डाउट मैं नहीं रहने दूंगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो सरकार का विभिन्न अंग है, यानी कि 3 मेनली अंग है, एक स्तर पे रह के वो अपने अपने शक्ति का प्रयोग करती है। सबका अपना अपना एक दायरा है, सबका अपना अपना एक कार्य है, उसमें रह के वो कार्य करती है, इसीलिए इसको क्षैतिज वितरण कहते हैं। ठीक है, और जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तब वो ऊर्ध्वाधर वितरण की बात होती है। ठीक है, अब देखो भाई साहब, अब यहाँ पे बताने वाली बात है कि मान लो कि कार्यपालिका में यहाँ पे एक क्लियर करता हूँ, ये जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, 2 तरीके का होता है। एक राजनीतिक कार्यपालिका होता है, एक प्रशासनिक होता है। ठीक है, कभी कभी अब देखो कार्यपालिका सिर्फ आपको लगता होगा ब्यूरोक्रेट्स, IAS IPS जो भी सरकारी गवर्नमेंट है, नहीं, जो मंत्रिमंडल होते हैं, मान लो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, ये भी एक कार्यपालिका है, विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका है। इसको राजनीतिक कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव कहते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और जो प्रशासनिक एग्जीक्यूटिव होती है, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स, IAS IPS, पुलिस, जैसे मान लो मेरे फादर मान लो कि कहीं काम करते हैं किसी गवर्नमेंटल ऑफिस में, तो वो क्या हुए, प्रशासनिक। ठीक है, चाहे आपके फादर कहीं काम करते हैं, वो प्रशासनिक। राजनीतिक एग्जीक्यूटिव में जो आते हैं वो मंत्रिमंडल हो गया। मंत्रिमंडल क्या, MP से ही मंत्रिमंडल बनाते हैं, जितने MP हैं उसका कुछ ग्रुप बनता है, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, तो वही तो मंत्रिमंडल है। ठीक है, चलो, अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि कार्यपालिका जो है 2 तरीके के होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका, एक प्रशासनिक कार्यपालिका। तो यहाँ पे बच्चा क्या पूछेगा, आपको पहले पता होना चाहिए कि यहाँ आपको पता होगा कि यहाँ पे नियम बनती है या इसका इम्प्लीमेंट करवाता है, और यह चेक करता है कौन सही है, नहीं है, गलत है तो उसको या तो फिर से भेज देता है कि इसमें थोड़ा सही करिए, या तो उसको लागू नहीं करने देता है, चाहे और भी कुछ। तो इससे बच्चों को लगता है कि जुडिशरी जो है वो ज़्यादा पावरफुल है ना। इसका तर्क वितर्क हम आगे करेंगे नेक्स्ट पेज में। पहले हम डेफिनेशन क्षैतिज, आई थिंक क्षैतिज वितरण आप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, लेकिन इससे भी आगे जाके जब हम क्लियर करेंगे तो और मजा आने वाला है। ठीक है, अब मैंने एग्जीक्यूटिव बता दिया, अब मैं लेजिस्लेटिव भी बता देता हूँ। विधायिका में कौन कौन हुए, MP हुए, MLA हुए, है ना। अब MP भाई साहब लोकसभा का, राज्यसभा का, लेजिस्लेचर हुए, नियम बनाते हैं। अब देखो MLA लेजिस्लेटिव असेंबली का, और काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ठीक है, जिसको एक विधानसभा बोलते हैं, एक विधान परिषद बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब एग्जीक्यूटिव MP ही तो कुछ MP ही तो मंत्रिमंडल के भाग होते हैं, MP से ही तो मंत्रिमंडल बनता है। तो एग्जीक्यूटिव वह एक राजनीतिक एग्जीक्यूटिव हो गए। प्रधानमंत्री वो भी MP है ना। कोई मुख्यमंत्री है वो भी MLA है। बिना MLA के आप मुख्यमंत्री पद पे 6 महीने तक रह सकते हो, चाहे प्रधानमंत्री, बिना प्रधानमंत्री के आप 6 महीने तक रह सकते हो। अब मान लो कि नीतीश कुमार इस बार मान लो कि बिहार में इलेक्शन हुआ, कहीं से MLA में नहीं खड़े हुए, ठीक है, तो
भाई विदाउट एमएलए आप 6 महीने तक रह सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि उन्हें विधान परिषद में नॉमिनेटेड कर दिया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। क्योंकि जो विधान सभा है उसमें तो पीपल करते हैं, लेकिन इसका अलग रूल होता है जो कि मैंने बता दिया है। सेंट्रल और लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर का अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो में किस तरह होता है। तो इस तरह आपने देख लिया कि प्रधानमंत्री जो होते हैं एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, लेजिस्लेचर भी होते हैं। किस तरह होते हैं आपने ये देख लिया। एमपी लेजिस्लेचर भी होता है, कुछ एमपी दोनों में होता है। जुडिशरी भी सॉरी लेजिस्लेचर भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। पहले हमने सब कुछ समझा दिया है, सिर्फ पढ़ना है छत्तीस वितरण का। छत्तीस वितरण इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक स्तर पर रह के अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। शासन के विभिन्न अंग के मध्य सत्ता का विभाजन किया जाता है। इस वितरण में सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। सभी एक दूसरे पर निर्भर है। किस तरह निर्भर है वो मैं समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। आपको बता दिया था मैंने कि जो उनका शक्ति है अपना अपना एक दायरा है, उससे ज़्यादा वो यूज अपना शक्ति का नहीं कर सकते हैं, दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने समझाया वही चीज़ लिखा हुआ है आपकी किताब में भी, और मैंने भी नोट्स में जैसे अभी बता रहा हूँ, तो ये सारा चीज़ मैंने समझा दिया है। अब तर्क वितर्क में ये आता है कि मैंने बताया था कि यहाँ पे देखो, मैंने बताया कि एक दूसरे पे सभी क्या है, निर्भर है। ठीक है, किस तरह निर्भर है ये देखते हैं। मान लो कि इस जो भी बच्चे देख रहे हैं उसमें से एक बच्चे बोल देंगे कि सर आपने कहा कि लेजिस्लेचर जो है कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसका पालन करता है, और जुडिशरी उसको देखती है क्या सही है क्या गलत है नहीं है। तो बच्चा क्या बोलेगा कि सर न्यायपालिका सभी कानून को निरस्त भी कर सकती है। चलो तर्क वितर्क में आते हैं। पहले बच्चा बोलेगा जो जुडिशरी है सर, लेजिस्लेचर ने बनाया, एग्जीक्यूटिव ने उसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन जुडिशरी क्या करता है, वो गलत हो या सही हो वो जुडिशरी पे निर्भर करता है, तो वो निरस्त भी कर सकता है। तो इसका मतलब है वो अपने पावर का मिसयूज करके पावर का मिसयूज कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका सबसे बड़ा है, कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते, ये समझने की बात है। इसीलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो न्यायपालिका की नियुक्ति होती है वह कार्यपालिका के राजनीतिक कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, आपको मैंने बताया था कि राष्ट्रपति राजनीतिक कार्यपालिका है, वही तो न्यायपालिका को नियुक्ति करते हैं। तो देख लिया आपने, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है, कार्यपालिका करता है। तो अब बच्चा आ जाएगा कार्यपालिका पे, क्या कहा सर अब तो कार्यपालिका के हैंडल में न्यायपालिका रहते, तो कार्यपालिका सबसे उच्चतर स्तर पे हो गया। बच्चा तो बोल सकता है अरे नहीं, कार्यपालिका जो है, ठीक है, वो भी तो एक सांसद है। मैंने बताया था ना कि सांसद ही तो कार्यपालिका है, एमपी तो कार्यपालिका है। ठीक है, अब कार्यपालिका अगर मान लो कुछ गड़बड़ करता है, उसके लिए विधायिका तो है भाई साहब। विधायक का मतलब लेजिस्लेचर भी तो है। हो सकता है कि जो कार्यपालिका उसके लिए महाभियोग चला दे कार्यपालिका पे। तो अब बच्चा आ जाएगा कि सर विधायिका पावरफुल है। अरे विधायिका अब कैसे पावरफुल होगा, विधायिका इसलिए नहीं पावरफुल होगा क्योंकि उसे तो जनता इलेक्ट की है, जनता आगे हटा सकती है। तो पावरफुल कोई नहीं है, सभी एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। चलो एक बार और समझाते हैं, इसको अच्छे से समझाते हैं। होप कि इतना में समझ गए होगे, लेकिन समझाता हूं मैं। यहाँ पे देख लो, जुडिशरी उल्टा कर दिया मैंने, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। मैंने कहा कि लेजिस्लेचर जो है कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव पालन करती है। लेजिस्लेचर भी एग्जीक्यूटिव हो सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लेजिस्लेचर भी है, एमपी भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, राजनीतिक एग्जीक्यूटिव, मंत्रिमंडल, एमपी ही तो मंत्रिमंडल है, एग्जीक्यूटिव भी है। ठीक है, थोड़ा ये समझना। अब इसने कानून बनाया, इसने लागू किया, या इसमें पावर है, निरस्त करने की पावर है, कानून लागू नहीं होगा। जांच करेगा, निरस्त भी कर सकता है, ये कानून नहीं लागू हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जुडिशरी, बच्चा बोलेगा सर इससे तो सबसे ज़्यादा पावरफुल जुडिशरी है, अपने पावर का मिसयूज कर सकती है। अरे मिसयूज कैसे करेगी, इसका जो नियुक्ति होता है
वो तो एग्जीक्यूटिव करती है। कौन एग्जीक्यूटिव करती है? तो राष्ट्रपति करती है। राष्ट्रपति तो एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक एग्जीक्यूटिव मैंने बताया था इससे पहले। राष्ट्रपति तो एग्जीक्यूटिव है और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को नियुक्त करती है। तो अब बच्चा बोलेगा, बच्चा यहाँ आ जाएगा कि सर जुडिशरी भी पावरफुल हो गई। जुडिशरी कैसे होगी? जुडिशरी अगर कुछ गड़बड़ करता है तो उसके लिए लेजिस्लेचर जो है, विधायिका, वह महाभियोग चला सकती है, राष्ट्रपति पे चला सकती है, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए चला सकती है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए चला सकती है। अब बच्चा बोलेगा सर फिर लेजिस्लेचर यानी विधायिका सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो भाई फिर विधायिका कैसे होगा? विधायिका तो इलेक्शन से आया है, उस अगर ये गड़बड़ करता है तो जनता हटा देगी उसे। तो कोई भी पावरफुल नहीं है, सभी एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हैं, सभी अपने अपने जो शक्ति दिया गया उसमें रह के काम करते हैं, अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगर मान लो कि सांसद ही विधायिका होता, कार्यपालिका होता, न्यायपालिका होता तो क्या होता? क्या होता? तो सांसद मान लो कि 303 वोट सब मेजोरिटी बीजेपी की है, ठीक है, मान लेते हैं 3 MP है सांसद। अगर यहाँ पे बोला मैंने कि मान लो कि सांसद ही विधायिका होता, कार्यपालिका होता, न्यायपालिका होता तो क्या होता? मान लो ये मेजोरिटी है तो बहुमत दल का बोलबाला हो जाता भाई। बहुमत जो दल है उसका अगर बोलबाला होता तो ताना सहा सकती थी। तो इसीलिए अपने यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इसीलिए लेजिस्लेचर अगर कुछ गड़बड़ करता है तो उसके लिए कौन है? उसके लिए जुडिशरी भी है और उसके लिए जनता भी है कि जनता ने MP को चुना है, हटा सकती है आगे जाके। ठीक है, होप कि ये इजी था, मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया है क्लियर करने के लिए, कुछ ज़्यादा। चलो तर्क वितर्क हो गया, बेहतर है। कुछ अगर आप नहीं समझे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन होगा। चलो अब देखो, तीनों एक दूसरे के पूरक है, मैंने बताया था, आपके किताब में भी होगा। इस तरह बंटवारे से सुनिश्चित हो जाती है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकते। किस तरह? क्योंकि सब तो एक दूसरे के पूरक हैं। अगर वो ऐसा किया तो वो ऐसा कर सकता है, जुडिशरी निरस्त कर देगा तो उसके लिए कार्यपालिका है कि उसको नियुक्ति नहीं करेगा, उसको नियुक्त किया तो हटा भी सकता है राष्ट्रपति। अगर मान लो कि फिर कार्यपालिका गड़बड़ करता है तो उसके लिए महाभियोग विधायिका लाएगी, विधायिका गड़बड़ करती है उसके लिए जनता है। तो इससे क्या होता है कि सत्ता का असीमित उपयोग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है और इससे विभिन्न संस्थाओं में सत्ता का संतुलन बना रहता है। ठीक है, होप कि आपका ये क्लियर हो गया है, बहुत ही इजी था। ठीक है, चलो हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग सांसद के अधीन कर रहकर करती है। जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वह जो है सत्ता का जो प्रयोग होता है वह सांसद के नियमों के अधीन रह के करती है। ठीक है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, मैंने बताया था। उसके उपरांत न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है। आप देख सकते हो कार्यपालिका नियुक्त कर रही है न्यायपालिका को और न्यायपालिका ही कार्यपालिका और जो विधायिका है उस पर नियंत्रण रखती है। तो सब एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मैंने बताया था कि सब एक दूसरे के पूरक हैं और जांच कर सकती है। कौन? न्यायपालिका क्या कर सकती है? कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून या लागू किए गए कानून पर निरस्त कर सकती है, जांच कर सकती है। लेकिन न्यायपालिका को नियुक्त कौन करता है? कार्यपालिका। यानी मैंने मान लो किसी को नियुक्त किया, वो हम पे भी हैंडल कर रहा है। ठीक है, हमें जो कानून दिया है इम्प्लीमेंट करने के लिए हम उस पर नियंत्रित कर रहे हैं। तो यह एक तरह का बाउंड है कि अगर आप गड़बड़ करते हो तो उस पर हम आके धावा बोलेंगे। तो इस तरह से हमारा गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कैसा लग रहा है वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। इसके बाद है आप सेकंड पॉइंट है ऊर्ध्वाधर वितरण। तो ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या था भाई? तो मैंने बताया था कि यहाँ पे मान लो दादाजी हैं, यहाँ पे पिताजी हैं, यहाँ पे आप हो। ठीक है, इस तरह से है ना। हमारे भारत में पहले केंद्र सरकार ही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक स्टेट गवर्नमेंट ही थी। जो तृतीय थर्ड टायर की गवर्नमेंट है वो तो 1973 में आई है, आपको पता होगा।
पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका, ये सब तो 73rd अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट 1973 में आई है ना। तो पहले जो था हमारा 2 ही टायर गवर्नमेंट था, 2 टायर मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह से थोड़ा आपको पता है कि सेंटर में होता है उसको थोड़ा पावर ज़्यादा होगा, उनके पास शक्ति ज़्यादा होगी, स्टेट के पास थोड़ा कम होता है। और उसके नीचे जो अब आ गए हैं 3rd टायर के गवर्नमेंट, यानी पंचायती राज कह सकते हो या नगर पालिका कह सकते हो शहर के लिए, ठीक है। तो इसके लिए इसका थोड़ा पावर कम होगा, है ना। तो अब देखो ये क्यों लाया गया, पहली बात ये इसीलिए लाया गया क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र का जो समस्या था, जो प्रॉब्लम थी, उसे सॉल्व करने में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती थी, सही तरीके से प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो पाता था, इसीलिए 3rd टायर गवर्नमेंट लाया गया। आपको पता होना चाहिए कि 1959 में सबसे पहले राजस्थान में नागौर जिला में लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। इसके पीछे भी बहुत सारा केस है, बहुत सारा जो कि मैं सेपरेटली आपको पढ़ाऊंगा, फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा, डीपीएसपी पढ़ाऊंगा, तो बहुत कुछ अभी पढ़ाने को है, हमारे चैनल पे बने रहें। तो अब मेनली हम जो बात कर रहे थे वो ऊर्ध्वाधर वितरण का कर रहे थे। तो इसमें उच्च स्तर से निम्न स्तर की सरकार, आपको मैंने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद क्या है पंचायती राज या आप नगर पालिका नगर निगम बोल सकते हो। तो उच्च और निम्न स्तर की सरकारों के बीच जो सत्ता का बंटवारा था उसे ही ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। आपने देख लिया उच्च और निम्न, ठीक है, इससे ही क्लियर हो गया होगा इस वर्ड से ही। उच्च और निम्न स्तर के सरकारों के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है उसे ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजेंटल वर्टिकल बोलते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। चलो हॉरिजेंटल या वर्टिकल क्या बोलते हैं वो आप देख लेना, हमारी इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा वीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट कि केंद्र सरकार और केंद्र सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वह पूरे देश के लिए कार्य करती है और राज्य सरकार जो है अपने राज्य के लिए काम करती है। सरकार जो है भारतीय संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के उपरांत क्रमशः ग्राम पंचायत जिसको पंचायती राज बोलते हैं और उसको एक नगर पालिका और नगर निगम का आगमन हुआ, ठीक है। तो आपने देख लिया, होप कि यहाँ तक क्लियर, और हमारा वीडियो भी यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आप लोग नोट्स करके हमें जल्द से जल्द भेज देंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द डाल दूँ। थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है इसीलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा अपलोड करने में मुझे टाइम लगे, लेकिन आप लोग का सिलेबस बहुत जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो आप सिर्फ ये बता दीजिए कि आपको पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूं या हिस्ट्री का स्टार्ट कर दूं। तो वीडियो में साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।